सुधीर भाई, आपका जो ये सफ़र है ये 1994 में शुरू हुआ। और सुमित भाई तो जानते होंगे, बट हो सकता है और दोस्त भी जानते हों या सहयोगी जानते हों। बट सु, सुधीर जी ने अपना पत्रकारिता का जो सफ़र है कहाँ से शुरू किया, किसी को मालूम है? कौन से क्षेत्र से शुरू किया, कौन सी कंपनी से शुरू किया, कौन से ब्रांड से शुरू किया? सुधीर एक ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे और भी हैं जिन्होंने अपना पत्रकारिता में सफ़र टेलीविज़न से स्टार्ट किया। इन्होंने बीबीसी से स्टार्ट किया और बिजनेस जर्नलिज्म में स्टार्ट किया 1994 में। 94 में आईएमसी से ग्रेजुएट किया, 1995 में शुरू किया और पिछले 28 प्लस साल से टेलीविज़न की दुनिया में है। तो इसके लिए सुधीर भाई को एक ही हैज़ कंटिन्यूड टू रीइन्वेंट हिमसेल्फ, ही हैज़ कंटिन्यूड टू कीप हिमसेल्फ रेलेवेंट। सुधीर भाई, आपने अभी जिक्र किया कि एक ये गोदी मीडिया जो शब्द है, ये जिस तरह का ट्रोलिंग होता है या जिस तरह का नैरेटिव सेट किया जाता है, ये कौन कर रहा है? और ये जो एक बड़ा एक धड़ा जो पत्रकार ही हैं, शायद संपादक रह चुके हैं, वो सेट कर रहे, क्यों सेट कर रहे हैं? उससे उनको क्या फ़ायदा होता है? मुझे लगता है ये एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है अनुराग जी, जो ये सब कर रहा होगा। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये फेसबुक पर नहीं है, ये इंस्टाग्राम पर नहीं है, ये सबसे ज़्यादा है ट्विटर पर, जिसका कि सबसे छोटा बेस है, लगभग 2.5-3 करोड़ का बेस है। अब देखिए, 2014 से पहले भी जब मैं देखता हूँ तो ऐसा नहीं है कि लोग उस समय की सरकारों के पक्ष में गीत नहीं गाते थे, शायरी नहीं लिखते थे और हर तरह से उनको समर्थन नहीं करते थे। बिल्कुल करते थे, लेकिन तब तक वो ठीक था, वो जेन्युइन पत्रकारिता मानी जाती थी। ये वो दौर था, मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी से नहीं जोड़ना चाहता, मैं इसे नेशनलिज्म से पहले का दौर जोड़ना चाहता हूँ। पीछे 10 साल में हमारे देश में दो बहुत बड़े बदलाव आए। एक तो हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया में राष्ट्रवाद की जगह आ गई, नेशनलिज्म बहुत बड़ा शेयर ले गया उसमें। इससे पहले नेशनलिज्म की और राष्ट्रवाद की कोई बात नहीं करता था। दूसरा, अचानक से ब्रांड इंडिया को लेकर एक जो रिसर्जेंस है वो देखने को मिला। तीसरी बात ये है, जो मुझे लगता है वो ये है कि एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जो हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें मुझे लगता है कि एक जागृति आई। ये पहले वो इस तरीके से बिहेव नहीं करता था। ये तीन चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये हुई और उसके बाद से अचानक से एक इकोसिस्टम, जिसको जो पहले बड़ा कंफर्टेबल था, वो अचानक से एक्टिव हो गया। और इसका पूरे नैरेटिव का शिकार कौन होता है? कुछ खास लोग। वही क्यों होते हैं? तो इसके पीछे आपको ये देखा, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मुझे बहुत ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। अब मेरी पैकेजिंग आप देखिए, मैं क्या करता हूं, मेरा शो कैसा है, मेरी विचारधारा क्या है, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि क्यों एक खास तरह के लोग ही उसका निशाना बन रहे हैं और एक दूसरी तरह के लोग उसका निशाना नहीं बन रहे हैं, उनकी आज भी तारीफ होती है। तो मुझे लगता है कि इट इज नथिंग बट ओनली बीइंग यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल। अब हमारे देश में सोशल मीडिया भी चुनाव जीतने का एक तरीका हो गया है। और बाकी के जो आप देखिए, नेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, खाकी वर्दी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है काफ़ी हद तक। अब ये अगली बारी जो है वो मीडिया की है। और आपने देखा होगा साथ साथ जुडिशरी के बारे में भी यही हो रहा है। अब आप याद करके देखिए, आज से 5-7 साल पहले जुडिशरी कुछ भी अगर अपना फैसला सुनाती थी तो इस तरीके से ट्रोलिंग नहीं होती थी। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ट्रोलिंग हो जाती है। ये कितना बड़ा बदलाव है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लोग कहते हैं कि तुम या तो इधर की विचारधारा के हो या उधर की विचारधारा के हो, ये है वो है, वो कैसे भी हो। जब रफाल का मामला आया, राम मंदिर का मामला आया, तो लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा दिया। और जब अभी गे राइट्स का मामला आया और गे मैरिज का मामला आया, तो एग्जिस्टिंग जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन पर सवाल उठा दिया। तो आप इससे आप समझ सकते हैं। सुधीर भाई, आपने एक पत्रकार के नाते शुरू किया, फिर आप एंकर बने, एडिटर बने, फिर सीईओ बने, अब एक शो होस्ट बने। तो ये आपने कैसे किया? और
आप अपने शो के लिए तैयारी कैसे करते हैं? 5 साल पहले, 8 साल पहले कहा जाता था कि जितने न्यूज़ रूम के एडिटर्स हैं वो अखबार में क्या आया सो देख के तैयारी करते हैं। अब आप कह रहे हैं ट्विटर पे क्या ट्रेंड हो रहा है उसको देख के तैयारी करते हैं। तो पहली बात तो आपने ये सफ़र कैसे तय किया, रिपोर्टर टू अ सीईओ टू अ स्टार एंकर, ये सफ़र कैसा रहा? जब मैंने शुरुआत की थी, जो आप पहले बता रहे थे, मैं उसको थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूँ। एक ज़माने में एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था TV18, जो आज के ज़माने में नेटवर्क 18 कहलाती है। तब TV18 एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस था, और वो प्रोडक्शन हाउस एक शो करता था BBC के लिए जिसका नाम था इंडिया बिजनेस रिपोर्ट, जो कि बिजनेस शो था, और एक शो करता था स्टार TV के लिए। उस समय स्टार TV हांगकांग से प्रसारित होता था, उसका नाम था अमूल इंडिया शो। ये 2 शोज़ में मैं काम करता था एक रिपोर्टर के तौर पर, और अगर कभी मेरी बायलाइन चली जाती थी तो वो मेरा मतलब आप समझ लीजिए कि दिन क्या, पूरा हफ्ता, पूरा महीना बन गया कि अगर मेरी बायलाइन चली गई। सबसे पहली बार मुझे किसी ने कहा था कि आप अपना वॉइस ओवर कर दीजिए किसी एक स्टोरी में, जो कि मेरी स्टोरी नहीं थी, मैंने सिर्फ वॉइस ओवर किया था। तो मुझे याद है, मैं जितने भी लोगों को जानता था उस समय, मैंने सबको फ़ोन कर करके बोला कि आज TV चलाओ, इसमें मेरी आवाज़ आ रही है। हालांकि उसमें मैं बायलाइन किसी और की पढ़ रहा था, पर तो भी इतनी खुशी थी कि मेरी आवाज़ आ रही है। उसके बाद धीरे धीरे फिर अपनी बायलाइन आई, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। और बड़ी बात यह है अनुराग जी कि ये एक स्किल है TV का। अब जैसे जैसे धीरे धीरे उस स्किल को समझ में आता है आपको, तो आप अगली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी में जाते हैं। मान लीजिए आपने रिपोर्टिंग सीख ली, तो अब आप चाहते हो कि मैं थोड़ा आउटपुट भी सीखूं। फिर आप चाहते हो कि क्या मैं वॉइस ओवर कर सकता हूँ, मैं पीस टू कैमरा कर सकता हूँ, तो क्या मैं स्क्रीन पर नहीं आ सकता? तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि अब मैं एडिटर बन गया, तो क्या मैं डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेल्स, इसमें भी थोड़ा थोड़ा जाना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये सब करते 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 मैं, आप कह सकते हो कि मैंने TV इंडस्ट्री में जितने भी घाट हैं सबका पानी पी लिया। तो लेकिन जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी तो लोग, TV की बात कर रहा हूँ मैं, अखबार नहीं, तो TV में लोग अखबार की खबरें पढ़कर दिन डिसाइड करते थे। अब लोग सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है, जो भी इस समय होता है, उसको देखकर ज़्यादातर लोग अपना कंटेंट डिसाइड करते हैं। मुझ में एक फ़र्क था, और मैं आज जो, जैसा आप कह रहे हैं, इस पूरे दौरान पत्रकारों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, और बाहर अगर निकलते भी हैं तो लोगों से बात करना बंद कर दिया। स्कूल में जो पेरेंट्स के ग्रुप्स हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं। कॉलेज में गए तो कॉलेज के लड़के लड़कियां क्या बात कर रहे हैं। चाय की दुकान पे गए तो वो क्या बात कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं? क्या वो सिर्फ नेताओं के बयानों की बात करते हैं, या उनके इश्यूज कुछ और भी हैं? तो मैं आज भी जब मैं जाता हूँ और मैं किसी से कुछ बात करता हूँ, तो बात करते करते ही, अगर आपने 10-20 लोगों से कहीं बाजार में बात कर ली, बात करते करते ही आपको एक स्टोरी आइडिया आ जाता है। कोई नीट का बच्चा मिला जो नीट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो कह रहा है सर इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है। कोई और आपको यूथ मिल गया जिसने आपको किसी एक खास तरीके की चीज़ के बारे में बताया। किसी ने कहा कि सर अस्पताल में ये सब हो रहा है, आप इसको क्यों नहीं स्टडी करते। तो मेरे साथ मैं बड़ा लकी रहा, फॉर्चुनेट रहा। आज भी मुझे बहुत बड़ी संख्या में लोग मेल लिखते हैं, बहुत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में मुझे सोशल मीडिया पर भी मैसेज भेजते हैं और कहते हैं आप ये करिए, आप ये करिए, मैं चाहता हूँ आपका ध्यान यहाँ आना चाहिए। तो मैं ये सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग है और अखबार में जो छप रहा है, उसके अलावा एक तीसरा एवेन्यू ये है कि बाहर जो इस होटल के बाहर सड़क पर जो जनता है, उसके क्या मुद्दे हैं, वो कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि वो ना तो अखबार में छपते हैं, ना ट्विटर पर आते हैं। वो ट्विटर तो अब सिर्फ एक पॉलिटिकल एक टूल बन गया है, उसमें इधर कांग्रेस, बीजेपी, कुछ और पार्टियां वो सब कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि वी नीड टू गो आउटसाइड द स्टूडियो, आउटसाइड द होटल, और सड़कों पर, बाज़ारों में, स्कूल में, कॉलेजों में, दफ्तरों में लोग क्या बात कर रहे हैं, वहाँ से अगर आप अपने इनपुट्स और फीडबैक लेंगे तो यू विल डेफिनेटली लुक डिफरेंट। सुधीर भाई, मैं आऊँगा रेटिंग्स पे, और राजदीप ने मॉर्निंग में कहा कि रेटिंग्स आर ब्रोकन, वी शुड नॉट गो फॉर रेटिंग्स। बट उससे पहले एक मुद्दा है, आप पिछले कुछ दिन से सुर्खियों में बने रहे, और आपके बारे में तरह तरह की सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी। आपका उसके बारे में क्या कहना है? क्या
जो कहा जा रहा था वो ठीक था या किस संदर्भ में कहा जा रहा था, और आपने इसके बारे में कभी ना सोशल मीडिया पे टिप्पणी की, ना कभी की उस मुद्दे के बारे में, कभी उस मुद्दे को 10 साल हो गए, कभी उस पर चर्चा की। तो आज एक आपने बोला ये ऐसा मंच है जहाँ पे मीडिया वाले अपनी बात कह सकते हैं, तो आज आप उस मुद्दे के बारे में बात करना चाहेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा निजी मामला है और आप मुझसे निजी सवाल कैसे पूछ सकते हैं? अब क्योंकि मैं आपके साथ बैठा हूं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं और मैं बिना विचलित हुए आपको सारे जवाब दूंगा। तो मैं जानता हूं आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और एज अ प्रोफेशनल एंकर, तो इस बात की पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर आपका गेस्ट कुछ इस तरह से व्यवहार करता है जो कि आपको शायद सरप्राइज़ में या आपको सख्ते में डाल दे, तो आपको पता होना चाहिए कि उस समय आपको क्या करना है। उस समय आपको वहाँ एक कुश्ती का मैदान नहीं बना देना चाहिए। तो वो मेरा मंच नहीं था, वो एक बहुत बड़े चैनल का मंच था और उसका एक मकसद था। मकसद मेरी निजी बातें करने का नहीं था। वो मैं भी चाहता तो मैं कुछ अपनी निजी बातें कर सकता था, बट वो उस चीज़ के लिए मंच था नहीं। और एक प्रोफेशनल एंकर उस समय क्या कहेगा? वो सोचेगा कि ये पूरी बातचीत डेरेल ना होकर जिस संदर्भ में हमने ये सेशन किया है, और मैंने वही किया। और मैंने उसमें मेरी तरफ से जो योगदान है वो ये है कि मैंने उस माहौल को और आगे बिगड़ने नहीं दिया। अब ये देखिए, तो मुझे लगता है सारा देश उस क्लिप को देख चुका है और देखने वालों को ये तय करना चाहिए कि उनकी राय इसके बारे में क्या बनती है, किसने क्या कहा, सवाल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको यही कहता हूँ कि एक ऐसा माहौल ज़रूर बन रहा है कि एक पत्रकार के ऊपर ऐसा दबाव पहले से ही बना दिया जाए कि वो आगे अगली बार ये सवाल पूछे ही नहीं और उसको पुराना अपना समय या अपना ट्रोलिंग और वो याद आ जाए। मैंने भी देखा कि उस दिन के बाद से एक ख़ास वर्ग के जो लोग थे वो मेरी ट्रोलिंग करने लगे। तो एक तो इसका पहलू ये हुआ। तो मैंने उस जो मंच की पवित्रता थी उसको मैंने कम से कम भंग नहीं होने दिया। जो एक शालीनता है, शालीनता मेरा आभूषण रहा है शुरू से। आप देखिए मेरा पूरा करियर 28 साल का देखिए, आपको कभी नहीं ऐसा एक बार भी मिला होगा जब मैंने किसी का अपमान किया हो, मैंने मेरे मेहमान का अपमान किया हो जिसका इंटरव्यू मैंने किया है, उससे मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया हो कि वो परेशानी में फंस जाए, क्योंकि वो हमारा मेहमान है। और अपने आप को कुछ हज़ार या लाख लाइक्स और रीट्वीट्स और ये सब देने के लिए अगर आप किसी का अपमान करते हो तो मुझे लगता है बहुत बड़ी कीमत है। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया और मैं बहुत खुशी से आपको आज बता सकता हूँ कि मैंने अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड आज भी बरकरार रखा है। सेकंड चीज़ जो मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा, उस इंटरव्यू में मुझसे एक सवाल पूछा गया कि जब आप जेल में थे तो क्या हुआ। अब ये एक ऐसी चीज़ है अनुराग जी जिसके बारे में मैं आज फर्स्ट टाइम किसी भी पब्लिक डोमेन पे बोल रहा हूँ और मुझे लगता है कि आज के बाद वो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 2012 में एक राजनीतिक रूप से एक झूठा और गलत केस मेरे ऊपर दायर किया गया। वो पूरी कोशिश उस समय ये थी उस सरकार की कि एक पूरे के पूरे मीडिया हाउस को मिटा दिया जाए, वो मीडिया हाउस जो उनके साथ अलाइंड नहीं था। और वो क्या हुआ, उसमें एक एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में किसका नाम था? मेरा नाम था। मेरे एक कोलीग थे जी बिजनेस के एडिटर समीर आलूवालिया, उनका नाम था। सुभाष चंद्रा जो कि चेयरमैन है जी ग्रुप के, एफआईआर में उनका नाम था। सुभाष जी के जो भाई हैं जवाहर गोयल, उनका नाम था। और सुभाष जी के जो बेटे हैं पुनीत गोयनका, उनका नाम था। ये 5 लोग थे जिनका नाम उस एफआईआर में रखा गया। अब आप खुद जितने भी लोग हैं, अगर आप अपने कॉमन सेंस भी लगाएं तो आप सोचेंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर गलत काम हुआ है तो उसमें आप पूरे के पूरे मैनेजमेंट को, मालिकों को, उनके बेटे को, परिवार को, सबके खिलाफ आप एफआईआर कर लोगे? इससे आप समझिए कि वो मंशा क्या रही होगी। उसके बाद अगले 2 महीने हमारे ऊपर, मेरे ऊपर 5 और एफआईआर एक एक करके लगातार एफआईआर हो जाती थी। आप याद कीजिए जब मैंने वो निर्भया केस हुआ था और निर्भया का जो दोस्त था उसका मैंने इंटरव्यू किया था, उस पर भी एफआईआर हो गई। इसी मामले में उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और मैं 20 दिन जेल में रहा। जब मैं वापस आया तो उसी मामले में एक एफआईआर और दर्ज हो गई।
उसके बाद एक एफआईआर और दर्ज हो गई, और सब नॉन बेलेबल सेक्शंस में। क्योंकि ये अब जो कानून के जानकार हैं वो जानते हैं कि अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है तो आपको नॉन बेलेबल, शुरू में कम से कम एक बार आप नॉन बेलेबल चार्ज लगा दीजिए ताकि वो अरेस्ट हो जाए। बाद में आप अदालत के चक्कर लगाते रहिए, अदालत को बताते रहिए। और फिर पूरी योजना ये थी कि उस समय हमारे चैनल को बंद कर दिया जाए। आई.एंड.बी मिनिस्ट्री भी हरकत में आ गई, उन्होंने भी शोकॉज नोटिस भेज दिया। जितने भी मंच उस समय जो प्लेटफॉर्म्स हो सकते थे, मिनिस्ट्रीज थी, सब के सब पीछे पड़ गए। फाइनली हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने सुप्रीम कोर्ट में वही कहा जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया, वरना उस समय वो चैनल ही बंद हो जाता। जो पूरा जो प्लान था वो था चैनल पूरा बंद हो जाए और चैनल को चलाने वाले जितने भी लोग हैं वो सब जेल में चले जाएं। हैरानी की बात यह है कि उस समय किसी ने इसके बारे में हमारा ज़्यादा साथ भी नहीं दिया और मैं भी इसके बारे में चुप रहा। और धीरे धीरे मैंने ये सोचा कि मैं अदालत में ये साबित करूँगा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और उस केस को बंद होने में 10 साल लगे। 2012 में वो केस दर्ज हुआ था और मैं उस समय 2012 में जब ये केस हुआ तब मुझे जी न्यूज़ में आए सिर्फ 2 महीना हुआ था, ओनली 2 मंथ्स। मैं तो समझ ही रहा था कि मुझे क्या करना है, इतनी देर में ये जो झूठी एफआईआर हो गई। 2022 में वो केस अदालत में बंद हो गया। बंद कैसे हुआ कि पुलिस ने उसमें अदालत में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की और कहा कि हमें इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला जिससे हम ये साबित कर सके कि ये चार्जेस सही हैं, इसलिए हम इसमें क्लोजर रिपोर्ट डालना चाहते हैं। जिसने मेरे ऊपर आरोप लगाया था और इन सब लोगों के ऊपर आरोप लगाया था, सुभाष जी के ऊपर, मेरे ऊपर, जवाहर जी के ऊपर, पुनीत जी के ऊपर, उन्होंने 2017-18 में अपनी उस कंप्लेंट को भी वापस ले लिया और कहा कि ये मामला एक हमें कन्फ्यूजन था और उस समय किसी और हितों को साधने के लिए हमने ये एफआईआर करा दी थी। अब आप सोचिए, ये हमारे लीगल सिस्टम पर मेरी एक टिप्पणी है कि 2017 में उन्होंने उस केस को वापस लिया और लिख कर दिया कि ये केस झूठा है, हम खुद आपको बता रहे हैं कि ये सही नहीं है। और तो भी उस केस को बंद होने में 2022 का समय लगा, 5 साल लग गए। उसके बाद भी जब ये केस बंद हुआ तो एक तो मुझे लगा कि शायद मुझे इसमें अपनी एक मॉरल विक्ट्री के तौर पर मुझे सब बाहर आना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए मुझे अदालत ने बरी कर दिया, क्लीन चिट मिल गई, ये केस झूठा था, जो शायद कोई भी करता। लेकिन क्योंकि मैंने 10 साल तक कभी इसके बारे में बात नहीं की, मैं चुप रहा हमेशा। और मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे खुशी होती थी, खून का घूंट पी के मैं हमेशा चुप रहता था और तब भी मैं चुप रहा। 2022 में केस बंद होने के बाद अब 2023 तक भी मैंने 1 साल में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। पर अब मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसका स्टेटस ये है, वो केस बंद हो चुका है। मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था, बट आज सार्वजनिक तौर पर मैंने आपको सब स्पष्ट कर दिया। दैट केस डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। उस केस में मैं दोषी नहीं पाया गया। अदालत ने मेरा कोई दोष किसी भी जगह नहीं पाया। इन्वेस्टिगेटर्स ने यानी पुलिस ने मेरा उसमें कोई दोष नहीं पाया और इसीलिए अदालत ने उसे बंद किया। अब आप अगर अदालत के फैसले को भी चैलेंज करना चाहते हैं या आप उसको भी झूठा साबित करना चाहते हैं तो वो किसी की मर्जी हो सकती है। सुधीर भाई, ऐसा होता है कि नेता जेल जाते हैं और वो बिल्कुल फुल फोर्स से वापस आ जाते हैं। वो जनता भी भूल जाती है, वो मिनिस्टर भी बन जाते हैं, उनकी करियर कईयों की तो और परवान पे चढ़ जाती है जेल जाने के बाद। और कईयों में जेन्युइनली उनका कोई वो पॉलिटिकल केस होता है, कईयों में हो सकता है कुछ मेरिट हो। तो पत्रकारों, संपादकों, मैं सवेरे से सुन रहा हूँ, आप ही नहीं कह रहे, और जिनकी हो सकता है आप सोच या विचारधारा आप, वो भी कह रहे हैं कि एक ऐसा धड़ा है who's going out of the way to defame people who are in media today। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। अब आप देखिए, पिछली यूपीए सरकार के कितने सारे मंत्री जेल होकर आ गए, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता इसके बारे में। आज भी वो सारे मंत्री भारत के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, भारत के गवर्नेंस के बारे में, भारत के बारे में अखबारों में कॉलम लिखते हैं। वो सारे जो पुराने एक्स मिनिस्टर्स हैं जो जेल होकर आए, वो आज टीवी चैनल्स पर बैठ के बातें करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और हमारे ही देश के पत्रकार कभी उनसे ये नहीं पूछते यही बात कि आप तो जेल में होकर आए थे, आप क्या बात कर रहे हैं। एक इस समय भी न जाने कितने मंत्री अलग अलग सरकारों के जेल में हैं, लेकिन वो उसको कैसे बताते हैं? उसको बताते हैं कि हम तो जैसे शहीद की तरह हैं, ये तो हमने देश के लिए किया है, और वो भी वापस बहुत बड़ी आसानी से मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। कितने सारे ऐसे छात्र नेता हैं जो अब राजनीति में आ गए हैं, वो भी जेल में होके आए,
और जब उन्हें बेल मिलती है, उस बेल को वो क्लीन चिट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा जब बेल मिल जाती है तो उस पर जश्न होता है, कार्यकर्ता सड़कों पर निकल आते हैं कि हमारे नेता को बेल मिल गई। इसका मतलब इसका कोई दोष ही नहीं है। और एक और चीज आपको बताता हूं, मान लीजिए अगर कोई नेता को किसी केस में अरेस्ट हुआ, वो जेल में रहकर आया और अदालत ने उसे बरी कर दिया, अगर आज हमारे देश में ऐसा हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा हल्ला होगा। और उस नेता की पार्टी और उस नेता के जो सपोर्टर्स हैं वो नाक में दम कर देंगे ये बता बता के कि देखिए कैसे हमें गलत फंसाया गया। तो ये एक मुद्दा है जो मैं आप सबके सामने आज रख रहा हूँ कि आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और मैंने बहुत शालीनता से इस 10 साल के समय को सहा। लोगों ने तरह तरह की बातें मेरे साथ की, तरह तरह के नाम रखे, तरह तरह के संदेश डाल के सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। मैं भी कुछ भी कहता था तो लोग मेरा जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ उसको छोड़कर इस मुद्दे पर आ जाते थे। जैसे उस दिन भी हुआ, जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ उस पर बात नहीं करनी, इस मुद्दे को उठा दो। और लोगों को लगता था कि ये मेरा एक वीक पॉइंट है। आज इसलिए आपके सामने आज मैं आके बोल रहा हूँ कि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ ये मेरा वीक पॉइंट नहीं है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसलिए है क्योंकि किसी ने ये साजिश रची और वो गलत साबित हुई और ये साबित हुआ अदालत में कि मैं सही था। अब ये अलग बात है कि मैंने उसकी मार्केटिंग नहीं की, मैंने उसका प्रचार नहीं किया। और अगर आप मुझे देखेंगे, जो लोग मुझे 30 साल से देख रहे हैं, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ भी नहीं कि मैं अपनी उपलब्धियों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रचार करूँ। सुधीर भाई, एक और प्रचलन है यहाँ, मेरे कुछ और मीडिया से दोस्त हैं जो भी वो भी ये जानते हैं कि जो सरकार है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो, चाहे ये, अब ऐसा हो गया है कि जब एक मीडिया को वाले को सरकार प्रताड़ित करती है या विंडिक्टिव या बैकफुट पे डालती है, चलिए हम ऐसे बोलते थे, तो और मीडिया वाले उसका सपोर्ट नहीं करते, बल्कि कुछ तो बहुत खुश होते हैं, मैं कह सकता हूँ प्राइवेटली। और आपने भी ये बात बोली, और सवेरे दोनों बड़े वक्ता थे, वो भी देश के बड़े पत्रकार थे, उन्होंने भी ये बोला कि हम सबका जो यूनिटी है वो नहीं है। तो ये आपको कभी लगता है कि हमारे देश के पत्रकार हमारे इस समुदाय के लिए इकट्ठे हो पाएंगे? क्योंकि आज जो एक आदमी के साथ हो रहा है और कल दूसरे आदमी के साथ, सरकार चेंज हुई और कुछ फॉल्स चीज लगा दी, या आप एक मुद्दे पे अगर बहुत वोसिफोरसली बोल रहे हैं या पोजीशन ले रहे हैं तो आपके साथ एक सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन। तो क्या कभी आप, इज इट अ शिमैरा दैट वी आर चेजिंग, कभी पत्रकार इकट्ठे हो पाएंगे? देखिए, हो पाएंगे अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मुझे थोड़ा अभी लगता है कि और समय लगेगा, अभी नहीं हो पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन साथ ही अगर नहीं हुए तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ जाएगा। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ। अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो केस हुआ, उस समय आप देखिए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने किसका साथ दिया? शाहरुख खान का साथ दिया। सबने उस बच्चे के लिए प्रे किया। और अब आप देखिए, वो एकदम सही एक केस स्टडी में आपके लिए उठा के लाया हूँ कि कैसे उस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब की गई होगी और उसको जो टॉर्चर हुआ, और बाद में ये पता चला कि एक झूठा केस था। इससे आपको ये पता चलता है कि सरकार किसी की भी हो, कुछ भी कर सकती है। वो आपके ऊपर एक झूठा आरोप लगाएगी, नॉन बेलेबल सेक्शन में धाराएं लगाएगी और आपको अरेस्ट कर लेगी। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप जीवन भर अदालत में जाकर बताते रहिए कि मैं बेकसूर था। और हो सकता है, जैसे मुझे 10 साल लगे। एक और केस मैं आपको बताता हूँ, 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने मेरे ऊपर एक केस किया था, क्योंकि वहाँ धोलागढ़ राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, मैंने उसमें कवरेज की थी। और उन्होंने सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने और दंगा भड़काने के आरोप में मेरे ऊपर नॉन वेरिएबल सेक्शंस में ही मामला दर्ज कर दिया था। फिर मैं हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने पहले स्टे लगाया, 2016 से लेके अब 2023 में जाकर वो केस बंद हुआ है। एक पत्रकार को जब आप टीवी पर देखते हैं सूट बूट पहनकर, टाई पहनकर, बातें करते हुए, आपको बहुत ग्लैमरस लगता होगा, आपको लगता होगा कि वाह क्या लाइफ है, सब लोग जानते हैं, नेम फेम सब कुछ है, पावर। लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा होता है, उसके पीछे कितने संघर्ष होते हैं। मेरे जैसा जो पत्रकार है, हम 15-20 FIR लेके अपने पीछे घूम रहे हैं और सारी FIR ऐसे ही है। आज मेरे ऊपर, मैं आपको मेरा ही बता देता हूँ, पश्चिम बंगाल में FIR है, हैदराबाद में FIR है, पंजाब में FIR है, केरल में FIR है, और भी और कई राज्यों में FIR है।
मुझे भी खुद गिनती नहीं पता होगी कि मेरे ऊपर कितनी एफआईआर है, और ये सब हमने क्यों किया है। इसमें से सारी एफआईआर ऐसी थी जिसमें अगर मैं चुनता कि मुझे ये स्टोरी मुझे करनी ही नहीं है, तो मैं उस एफआईआर से बच सकता था। जब मैं जी छोड़ रहा था, आप जानते हैं, एक मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो ये था कि आज मैं एक संस्था से बाहर निकल रहा हूँ और मेरे ऊपर 20 एफआईआर हैं, जहाँ उस संस्था की जो लीगल टीम है वो जाके आपको रिप्रेजेंट करती है। आज अगर मेरे जैसा व्यक्ति ये सोचे कि अब मैं किसी चैनल में काम नहीं कर रहा, मैं रिटायर हो गया और मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं अब आराम करना चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता नौकरी और ये सब, तो भी मुझे वो 20 एफआईआर में देश के 20 जगहों पर जाकर पेश भी होना पड़ेगा, अपना खुद का वकील लगाना पड़ेगा, और अगर मेरे पास उतने मीन्स हैं, माध्यम हैं, तो मुझे वो सारे केस खुद लड़ने पड़ेंगे। और ये सब मैंने किसके लिए किया? मेरे लिए तो नहीं किया कि मुझे उसमें कोई निजी रूप से कोई फायदा हो रहा था। वो दंगे जो हो रहे थे, मैं ना भी बताता तो चलता, क्योंकि कोई नहीं बता रहा था, पर कोई नहीं बता रहा था इसलिए मैंने बता दिया, उसका आपको नतीजा भुगतना पड़ेगा। कोई आपने कड़वी बात कह दी, कोई सच्ची बात कह दी। तो ये जो मैंने आर्यन खान का आपको एग्जाम्पल दिया वो ये है कि ये सीखने वाला एग्जाम्पल है हर तरीके से, कैसे एक बेकसूर को जेल में डाला जा सकता है, और फिर भी उसकी जो इंडस्ट्री है वो पूरी उसके साथ है। क्योंकि जब शुरू में 2 या 3 दिन हुए थे तो हमें भी क्या पता कि ये केस सच्चा या झूठा है। जब हम रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं तो सिर्फ ये पूछते हैं कि पुलिस का वर्जन क्या है, जिसने अरेस्ट किया वो क्या बता रहा है, और जब वो बताता है तो उसके आधार पर आपको उसकी बात माननी पड़ती है। शुरू में तो माननी पड़ती है, फिर आप उसके बाद उसमें लूप होल्स निकालते हैं। पर क्या वो एकता हमारी मीडिया इंडस्ट्री में कभी भी आ सकती है? मेरे को लगता है आनी चाहिए, बिकॉज उसकी ज़रूरत है। मैं 2 और सवाल पूछूंगा और फिर मंच सबके लिए। सुधीर भाई, रेटिंग्स के बारे में सवेरे से चर्चा हो रही है, लैंडिंग पेजेस के बारे में चर्चा हो रही है, और आप आज बहुत सीधी सीधी बात करने में लगे हुए हैं। तो क्या रेटिंग्स की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, और क्या लैंडिंग पेजेस रियल रेटिंग्स है, क्या आर्टिफिशियल रेटिंग्स है? आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़े स्टार की एक फिल्म रिलीज होती है, और उस फिल्म का प्रोड्यूसर और वो स्टार, मान लीजिए 1000 सिनेमा हॉल्स की सारी टिकट खरीद लेता है और 1 लाख लोगों को फ्री टिकट देता है, और उनको ये भी कहता है कि अगर आप फिल्म देखने के लिए गए सिनेमा हॉल में तो वापसी में आपको एक गिफ्ट हैम्पर भी मिलेगा। तो क्योंकि आपने 1000 सिनेमा हॉल्स में टिकट सारी खरीद ली हैं और इतने इंसेंटिव्स दे रहे हैं, तो सारे सिनेमा हॉल फुल नज़र आ रहे हैं, और आपने कहा कि ये जो फिल्म है ये सुपरहिट हो गई और सारे सिनेमा हॉल फुल हैं, सोशल मीडिया भर गया। आज सोशल मीडिया सबसे आसान है उसको मैनिपुलेट करना। आप थोड़े से वीडियोस डाल दीजिए कि लोग नाच रहे हैं सिनेमा हॉल्स में, पैसा लुटा रहे हैं, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, आपको माहौल बन गया और फिल्म सुपरहिट डिक्लेयर हो जाती है। उसके आधार पर वो जो फिल्म स्टार है वो अपने जो फीस है अगली फिल्म के लिए वो दुगनी कर देता है। उसी हिसाब से OTT पर जब उसकी फिल्म रिलीज होगी उसकी फीस भी दुगनी हो जाती है। उसी हिसाब से उसके जो ओवरसीज राइट्स हैं वो भी दुगने हो जाते हैं। सब कुछ डबल हो गया, और वो किसी ना किसी की जेब से तो पैसा जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि जो उसको डबल पैसा करके दे रहा है अगली वेंचर के लिए, ये धोखा उसके साथ हो रहा है या वाकई में वो फिल्म हिट है, और क्या वो सही व्यूअरशिप के ऊपर पैसा लगा रहा है? और इस सब में दर्शक कहाँ हैं? क्या वो फिल्म दर्शकों के लिए बन रही है? वो फिल्म बिजनेस के लिए बन रही है, पैसा कमाने के लिए और किसी की छवि चमकाने के लिए वो काम हो रहा है। इसमें दर्शक कहाँ है? तो आप पाएंगे कि दर्शक कहीं नहीं है। सेम जो स्टोरी है वो लैंडिंग पेजेस की है। आप 2 तरह के दर्शक होते हैं, एक जो आपको ढूंढ के आते हैं ढूंढते हुए, और एक वो होते हैं जिनको आप ज़बरदस्ती पकड़ के दिखाते हैं। और ज़बरदस्ती पकड़ के आपने दिखाया 30 सेकेंड और वो व्यूअरशिप में डेटा रिकॉर्ड हो गया और आपने कह दिया। अब हमारा जो एडवर्टाइज़र है वो उसी डेटा के हिसाब से आपका एडवर्टाइजिंग का जो विज्ञापन का दर है उसको दुगना कर देता है। अब ये दुगना जो दर हो रहा है या जो दिया जा रहा है ये सही है या नहीं, और इस सब में व्यूअर कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है रेटिंग का। पहली बार जब रेटिंग आई थी मुझे लगता है हमको तो पता भी नहीं था, मैं तब एडिटोरियल टीम में था और बहुत ज़्यादा ना तो मैं एडिटर था ना CEO था, लेकिन मैं न्यूज़ रूम में था। और फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, पहली बार मैंने किसी सेल्स के आदमी को न्यूज़ रूम में आते हुए देखा और ये बताते हुए देखा कि हमें पंजाब में और ये मार्केट्स में ज़्यादा रेटिंग चाहिए, आप इन राज्यों की खबरें ज़्यादा दिखाइए।
तो हमने पूछा क्यों दिखाएं भाई, जब वहाँ खबर ही नहीं है तो रोज़ ज़बरदस्ती कैसे दिखाऊं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक क्लाइंट है जो पंजाब का है और वो कह रहा है कि अगर आपकी इतनी रेटिंग हुई वहाँ तो हम आपको इतना पैसा देंगे और ये डील हमें मिल जाएगी। वो पहली बार था जब एक सेल्स की टीम आई और सेल्स की टीम ने ये बताया कि आपको क्या कंटेंट बनाना है। उस दिन के बाद से अब आज मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट है वो रेटिंग के हिसाब से बनाया जाता है कि इस पे क्या रेटिंग मिलेगी। एक सवाल जो आप जैसे सब वॉर अपने है, आप से पूछिए, वॉर पे इतना कंटेंट बन रहा है प्राइम टाइम पे, अचानक से आप क्या देखेंगे कि किसी हिंदुस्तानी सिर्फ हाँ, वॉर देखना वॉर चाहते देख रहे हैं? हैं। उससे भी अच्छा आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चंद्रयान 3 की जो वैज्ञानिकों की टीम थी उनके नाम बताइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सीमा हैदर कौन है, सीमा हैदर के बच्चों के नाम बताइए, सीमा हैदर और सचिन कौन है, सब लोग बता देंगे। ठीक है, विच इज अ बिगर न्यूज, चंद्रयान 3 या सीमा हैदर? लेकिन आप देखेंगे कि सीमा हैदर लगातार खबरों में है, प्राइम टाइम में है। क्यों है आप जानते हैं? क्योंकि उसमें रेटिंग है, रेटिंग है तो विज्ञापन है, विज्ञापन है तो पैसा है। अब आप सोचिए इसमें व्यूअर कहाँ है हमारा? और ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 पे रेटिंग नहीं आई थी। मैं उस दिन जब चंद्रयान 3 लैंड कर रहा था उस वक्त मैं इसरो के यूट्यूब चैनल पर था, 1 करोड़ से ज्यादा लोग उस समय उसको देख रहे थे। बट क्या हम, हमारे जो एडिटर्स हैं, हमारे जो न्यूज़ रूम्स हैं, क्या उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप अच्छा कंटेंट बनाकर भी लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोग उसको देखेंगे? आई थिंक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पाथ। इसमें बहुत ताकत लगती है, इसमें बहुत क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, ये कांटों भरा रास्ता है। उससे अच्छा रास्ता क्या है? जो चल रहा है उसको चलने दो और जो आपको नंबर्स दे रहा है उसको देने दो। इसलिए मुझे लगता है कि जो रेटिंग्स हैं दे आर नॉट ऑर्गेनिक। अगर रेटिंग्स ये कहती हैं कि सारे देश वॉर देख रहा है, अगर रेटिंग्स ये कह रही है कि सारा देश सीमा हैदर को देख रहा है, तो मुझे लगता है, मैं इससे डिसअग्री करता हूं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है और सारा देश यही देखना चाहता है। और फिर सबसे बड़ा मजाक, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं क्या यार क्या कर रहे हो, सारे दिन सीमा हैदर दिखाते रहते हो, सारे दिन वॉर दिखाते रहते हो, खबरें कब दिखाओगे? अब मैं सोचता हूं कि ये देश सही है या वो देश सही है? तो बहुत बार आप देखिए, जो आपने पहला मुझसे सवाल पूछा था, एक व्यूअर का जो इकोसिस्टम है वो है जो सोशल मीडिया पर है, जो एडवर्टाइजर्स के डेटा बुक्स में है, और एक व्यूअर वो है जो आपको बाहर बाजार में मिलता है। बाजार वाला जो व्यूअर है, आम आदमी जो है, वो इस व्यूअर से बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे पूरे इकोसिस्टम में उस व्यूअर का, और मैं बोलता हूं कि 140 करोड़ में से 130 करोड़ जो है वो व्यूअर है जो बाहर घूम रहा है। वो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो सोशल मीडिया पर अगर है भी तो वो कभी आपको लिखता नहीं है, एंगेज ही नहीं करता, क्योंकि उसके पास उसका ये एजेंडा नहीं है। वो 130 करोड़ लोगों का हमारे रेटिंग सिस्टम में प्रतिनिधित्व नहीं है। और ये जो छोटा इकोसिस्टम है 5-10 करोड़ 2 करोड़ वाला, उसके हिसाब से पूरी की पूरी इंडस्ट्री, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हों, चाहे वो आपके एडवर्टाइजर्स हों, चाहे वो पूरा मैनेजमेंट हो, वो सब उसके आसपास घूम रहा है। देखिए, जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता की लोकप्रियता का एक अंदाजा सोशल मीडिया देने की कोशिश करता है। मान लीजिए आज आप देखेंगे कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है? सोशल मीडिया कहता है बढ़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, घट रही है? वो सोशल मीडिया आपको अपना जवाब देता है। उसके बावजूद भी हमारे देश में चुनाव होते हैं या नहीं? अगर ऐसा ही करना हो तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया पर पोल कराइए और प्रधानमंत्री बना दीजिए, तब भी हमारे देश में चुनाव होता है। और चुनाव में जो 90 करोड़ वोटर है वो बताता है। और इसलिए कई बार चुनाव का जो नतीजा है वो सोशल मीडिया के मूड के विपरीत होता है। राजनीति में तो चुनाव होता है, लेकिन मीडिया में कब चुनाव होगा? हम कब चुनाव लड़ेंगे? तो अब समय आ गया है कि मीडिया हाउसेस, हमारे जैसे जो लोग हैं, चुनाव लड़ने से मेरा मतलब है कि जो ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहां आप जाकर देखिए कि लोकप्रियता क्या है। बाहर जाइए, लोगों से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं। मैं जब बाहर जाता हूं, यकीन मानिए मुझे सोशल मीडिया पर लोग इतना कुछ खराब लिखते हैं, पर जब मैं बाहर जाता हूं तो सब लोग प्यार करते हैं। अभी मैं आ रहा था यहाँ, एक छोटा बच्चा 11-12 साल का मेरे पास आया, उसने मुझे पहचान लिया और कहा कि मैं आपका शो देखता हूँ।
फिर वो अपने माता पिता को बुला कर लाया और उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई। ब्लैक एंड वाइट को 1 साल हुआ था। एक स्कूल स्टूडेंट ने जो 15-16 साल का होगा, उसने मुझे मैसेज भेजा कि मैं आपका शो बहुत देखता हूँ, मेरे जीवन में आपका शो देख के बहुत बदलाव आया है, और मैंने उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। ये मेरी गलती हो गई। उसके बाद उस बच्चे की इतनी ट्रोलिंग की लोगों ने, और उसको न जाने क्या क्या कहा, और उस बच्चे ने वापस से मुझे लिखा और कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अगर ऐसा करूँगा, आप जब इसको डालोगे सोशल मीडिया पर तो लोग दे विल रीच आउट टू मी और वो मेरे बारे में ऐसा कहेंगे। सो ये दोनों अलग अलग दुनिया हैं। बड़ी दुनिया को हमने छोड़ दिया है और छोटी दुनिया के आधार पर हम चल रहे हैं, जो कि विच इज़ अ वेरी वेरी मिनिस्क्यूल part of the representation. My last question, and it has two parts to it, सुधीर भाई. First is कि आप देखते हैं बहुत सारे बड़े पत्रकार, उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म में थे, वो छोड़ा और अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने किया, बोरिया है, उपेंद्र है, आपका, अब आप कंसल्टिंग एडिटर हैं आज तक के, कभी आपने सोचा है कि मैं अपना प्लेटफॉर्म शुरू करूं, या शुरू करने वाले हैं? मैंने सोचा है, सोच कर रखा है, लेकिन मैं किस्मत में बहुत ही फर्म बिलीवर हूँ, और मैं जो आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आती है, उसका मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ। और मैं जिस तरह से काम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि भगवान के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं आप तक एक संदेश पहुँचाने के, कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो हिंट आपको देता है। वैसे नहीं बताता आपको कि ये कर ही लो या मत करो, लेकिन कुछ हिंट्स होते हैं। और मुझे बार बार ये बात लगी कि अभी वो शायद वो समय नहीं आया है कि मैं अपना एक प्लेटफॉर्म, अपना एक मंच तैयार करूं, लेकिन आगे चलकर मैं करूंगा, ज़रूर करूंगा। लेकिन दो ही चीज़ हैं, उस दिन मेरी तैयारी पूरी होनी चाहिए। उस प्लेटफॉर्म के फेल होने की जिस दिन मुझे लगेगा कि 0% संभावना है और वो श्योर शॉट सक्सेस होगा, और मैं मेरी शर्तों पर काम कर सकता हूँ, जैसा मुझे अच्छा लगेगा मैं वैसा कर सकता हूँ, उस दिन मैं उस प्लेटफॉर्म को तैयार करूँगा। लेकिन अगर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कहीं से एक ऐसी जगह से लोन लेना पड़े जो कि मुझे मेरे हिसाब से ना काम करने दे, मैं उन सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फिर रुक जाता हूँ। दूसरा ये, जब मैं आज तक में आया तो मैंने भी शुरू में देखा कि देखते हैं क्या होता है। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं इस काम को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे एक बार सचिन ने कहा था, सचिन तेंदुलकर ने, कि मैं अब इसलिए क्रिकेट खेल रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू एन्जॉय द गेम। मैं एन्जॉय करना चाहता हूँ, मुझे मेरा काम अच्छा लगता है। अभी जो मैं काम आज तक मैं कर रहा हूँ वो काम मुझे अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं हर रोज़ रात 9 बजे आता हूँ, करोड़ों लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मैं मेरे हिसाब से उनके साथ कम्युनिकेट करता हूँ। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म और कहीं मिल नहीं सकता। तो इन अ वे, इन दिस कैपेसिटी, मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात ये, आप खुश हैं या नहीं है, आप अपने काम को एंजॉय करते हैं या ये आपके लिए एक नौकरी है? तो ये मेरे लिए कोई नौकरी नहीं है। जिस दिन तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जिस दिन तक मुझे मज़ा आ रहा है, जिस दिन तक मुझे इंतज़ार रहता है रात के 9 बजे का, उस दिन तक मैं ये करूँगा। जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है और आज मुझे मेरा शो करने का दिल नहीं है, उस दिन मैं छोड़ दूँगा। मुझे नहीं लगता वो होगा, लेकिन हम, क्योंकि मैं आपको निजी तौर पे जानता हूँ, और मैंने बोला इसका दूसरा सवाल ये है जो लार्जर है, डिजिटल वर्सेस एनालॉग। क्या न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग या न्यूज़ टेलीविज़न जिस तरह से आज एग्जिस्ट करता है, क्या ये 3 साल से 6 साल रहेगा? क्या आपको लगता है कि डिजिटल इससे बड़ा हो जाएगा? हो सकता है कि संख्या में डिजिटल इससे बड़ा हो जाए, व्यूज़ के मामले में डिजिटल इससे बड़ा हो जाए। इसको मैं आसान भाषा में ऐसे कहूँगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ लाइक 70 mm का सिनेमा, और डिजिटल मीडिया इज़ लाइक OTT प्लेटफॉर्म। जो बड़े स्टार्स हैं, अगर आपको आज शाहरुख खान को देखना है, सलमान खान को देखना है, ये लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आते। न्यूज़ टीवी के शाहरुख खान कौन है? और सलमान खान कौन है, बताइए। अब ये तो देखिए, कमाल खान तो है नहीं हमारी इंडस्ट्री में, नहीं तो हम उसको इम्बाबे अवार्ड देते, बट देखिए ये काम तो दर्शकों का है कि वो तय करेंगे कि उनको कौन न्यूज़ मीडिया का शाहरुख खान लगता है, कौन अमिताभ बच्चन लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, राखी सावंत कौन है हमारे में? अभी मैं आपको सीमा हैदर बता सकता हूँ।
पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस ग्रैंडनेस के साथ आज आप सिनेमा को देखते हैं, बड़े पर्दे पर टिकट लेकर जाते हैं, गंभीरता से सीरियसनेस के साथ जब आप जाते हैं सिनेमा में, तो पूरा अपना मूड बना के जाते हैं कि, और उसको आप सीरियसली लेते हैं। ओटीटी को आप सीरियसली नहीं लेते। ओटीटी जब आप देख रहे होते हैं, आप खाना भी खा रहे हैं, साथ में फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, घर में डोरबेल भी बज रही है, 50 चीज़ें हो रही हैं, बट आप चलता रहता है। वो एक तरीके से कई बार मुझे लगता है उन अभिनेताओं का जिसने वो बनाया उनका अपमान भी है कि कोई आदमी समय निकाल के। लेकिन देखिए आज की डेट में भी अगर आप सिनेमा में जाते हैं तो आप अपने जीवन का 3 घंटा निकाल के उस स्टार को या उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, कम से कम 3 घंटा, और जेब में कम से कम 1000 रुपये उसको दे रहे हैं। कितनी बड़ी बात है आज के ज़माने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे थोड़े दिन पहले तक लोग कह रहे थे कि सिनेमा खत्म हो जाएगा, पर सिनेमा वापस आ गया। अब ऐसा लग रहा है ओटीटी खत्म हो जाएगा। आज हमें ऐसा लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाएगा और डिजिटल में सब कुछ है। लेकिन डिजिटल में जो सबसे बड़ी कमी है वो है डिजिटल की विश्वसनीयता। डिजिटल में आपको विश्वसनीयता वो नहीं मिलेगी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में मिलती है। और मेन स्ट्रीम मीडिया पैसा खर्च करता है उस स्टोरी की विश्वसनीयता को कायम करने के लिए, खबरों को उस स्तर तक बनाने के लिए एक एडिटर रखा जाता है। बहुत सारे हर विभाग के, हर वर्टिकल के एडिटर्स होते हैं और इतनी बड़ी टीम होती है। हाँ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो खतरनाक बात है वो ये है कि आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आ गए हैं, जो कि या तो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, या उनमें से कई ऐसे भी हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में पहले पत्रकारिता करते थे, फिर वो यूट्यूब पर आ गए हैं। और वो जो पत्रकार हैं वो यूट्यूब पर 90% वीडियोस मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली देने के बनाते हैं, क्योंकि उससे उनको व्यूअरशिप मिलती है। उससे उनको व्यूअरशिप मिलती है। मेरे ही कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने या तो मेरे साथ कभी काम किया है, जो मेरे समकालीन रहे हैं, वो मुझे ही दिन भर वीडियोस में गाली बना दे, 2-2 दिन में मेरे ऊपर 10-10 वीडियो बना देते हैं, और फिर वो आलोचना होती है और सबकी होती है। ये जो ट्रेंड है कि अपनी ही इंडस्ट्री से पहले आप खड़े हुए और फिर अपनी ही इंडस्ट्री को आप बर्बाद करने पे तुले हैं, और वो भी इसलिए नहीं क्योंकि आप कोई बड़ा चेंज लेना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उससे मैच नहीं कर रही है। यू फील लेफ्ट आउट, और आपका पूरा जो बिजनेस मॉडल है वो व्यूज़ पर, लाइक्स पर और शेयर्स पर और सब्सक्राइब पर आधारित है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म गेम हो सकता है जिससे एक इंडिविजुअल का फ़ायदा हो जाए, लेकिन एक इंडस्ट्री के तौर पर, एक पूरे इकोसिस्टम के तौर पर दे आर डूइंग ग्रेट डिससर्विस। यहाँ पे 2 पत्रकार हैं जो बोरिया मजूमदार, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े, मेरे हिसाब से सबसे बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो प्योरली यूट्यूब पे अपना प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं उनकी टिप्पणी जरूर चाहूँगा। और यहाँ मिस्टर उपेंद्र राय, इन्होंने भारत एक्सप्रेस स्टार्ट किया है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते थे, बट इन्होंने एक टीवी चैनल स्टार्ट किया। तो दोनों से मैं एक टिप्पणी लेना चाहूँ। अब देखिए, जब बोरिया के चैनल पर आप जाते हैं, अगर आपको खेलों के बारे में कोई एक्सपर्ट टिप्पणी चाहिए तो आप बोरिया के चैनल पर जाते हैं और देखते हैं कि बोरिया इस पर क्या कह रहा है। लेकिन जब बोरिया के चैनल पे आप जाओ और वो बोले कि आज तक मत देखिए, आज तक बीसीसीआई के हाथों बिक चुका है, ऐसा तो बोरिया बोलते नहीं है कभी, है ना। तो बस वही मैं आपको फर्क बता रहा हूं। तो ये एक फर्क है। कैन वी हैव अ माइक फॉर मिस्टर बोरिया मजूमदार? इसमें बीसीसीआई का कोई हाथ नहीं है कि आपका माइक नहीं चल रहा है, मैं बता। हेलो, या सी, Sudhir is a very, somebody I've watched for a long time and respect a lot. But frankly, the reason someone like me had to do my own sports platform is exactly what Sudhir said. The mainstream media does not back it. The mainstream media, take sport. If I ask you today, everybody has seen Pragyananda. If I ask one mainstream media journalist what is his ELO rating, nobody knows. The fact of the matter is, the mainstream media is so superficial and so flippant that when the Paralympics come around next year, they will come and take glory with all the Paralympic medal winners, sell their stories on their 9 o'clock bulletin and make the most of it. But all through the year, will you cover them? No, because I have been working with mainstream media for the longest time. Each time I would send a proposal, I would be told, but this doesn't sell. There is no advertiser here. Why are you giving this proposal? Because it's not marketable, so don't do it. So the fact of the matter is, well, what do? When you are working as part of an organization and you want to do sport in a very serious way, like he said, that you want to do serious sport. In my case, I want to do serious sport. Olympic sport, Paralympic sport. The answer is, अरे यार, इंडिया में तो क्रिकेट छोड़ के कुछ बिकता नहीं है, मत करो.
But the fact is, when Neeraj Chopra wins gold, you will sell Neeraj Chopra. So there is a superficiality about mainstream media that pushes people like us to go and do our own platform, and thank you for that. Boria, you're right. But just to, देखिए, बोरिया में और मुझ में अभी फ़र्क क्या है कि बोरिया struggled as an outsider within the system and then eventually moved out. I treat myself as an outsider. I still talk like an outsider, but I am still existing in the system. और मैं ये कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं भी ये ऐसी बात ना करने लगूँ कि इसी सिस्टम में रहते हुए कैन यू ब्रिंग द चेंज. और ये जो मैं आपको अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया बिटवीन द इसरो साइंटिस्ट एंड द सीमा हैदर, दिस क्लैश, जब आप स्टोरी सिलेक्शन करते हो, ये क्लैश हमेशा रहेगा और ये आपको अंदर अपनी बाउंड्रीज़ के तहत जब तक आप लड़ सकते हो आपको लड़ना चाहिए. और जब तक मैं लड़ रहा हूँ, ये सिचुएशंस हर जगह मैंने भी इनका सामना किया है. मैं जब पिछली अपनी संस्था में था तो मैं सीईओ था और सेलिंग भी मेरी जिम्मेदारी थी. अभी आप लोग देखिए, मैं कंटेंट भी बनाऊंगा और बेचूंगा भी, लेकिन बेचने वाला कुछ और चाहता है और बनाने वाला अपने दिल से कुछ और बनाना चाहता है ना. हाउ डू यू बैलेंस इट? और आपको 3,000 लोगों की सैलरी भी देनी है और हर साल उनको अप्रेजल भी देना है और कंपनी को प्रॉफिटेबल भी रखना है. सो देर आर सो मैनी चैलेंजेस जो कि आप 1 घंटे में, एक हॉल के अंदर, आधे घंटे में नहीं बता सकते. देखिए, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप 10 साल तक 3,000 लोगों की कंपनी चलाते रहेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि ये कैसा क्लैश है. और ये हमेशा से चलता रहा था और आगे भी चलता रहेगा. लेकिन क्या आप एक सबसे अच्छा बैलेंस जो हो सकता है, क्या आप उसको अचीव कर सकते हो? इफ नॉट 100%, देन मे बी 50-60%. Mr. Rai, any comment that you started in television, started Hello. Bharat Express recently? आज थोड़ा अनुराग जी मेरा गला खराब है, माफ़ करें यहाँ के लोग. बेसिकली क्या होता है कि हर आदमी के एक इंस्पिरेशन का दिया होता है, वो कहीं जल रहा होता है और आदमी उससे रोशनी ले रहा होता है. तो जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और मैंने कभी टीवी पे आके, हाँ, जब मैं सहारा में सीईओ बना 2009 में, तब उस हैसियत में था कि मैं कुछ भी कर सकता था. मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं थी. सहारा चेयरमैन कहते भी आप थे, 28 साल के थे तब, राइट? 26 साल 9 महीने था. तो वो हमेशा कहते भी थे कि तू एक शो क्यों नहीं करता. मैंने कहा कि अगर मैं ही शो करने लगूं और मैं ही अपना चेहरा चमकाने लगूं तो बाकी काम और जो 72 है वो कौन करेंगे. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब मैंने 1997 में अपने करियर की शुरुआत की जो जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट लखनऊ में, तो राष्ट्रीय सहारा अखबार की सर्कुलेशन तब 1,46,000 था और बड़ा अखबार था उत्तर प्रदेश का उस वक्त. और 99 में जब मैं मुंबई आया तो मुंबई में फील्ड में रिपोर्टिंग करते वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुमको ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए ट्राई करना चाहिए, कहाँ प्रिंट में खर्च हो रहे हो. उसी टाइम कुछ ऐसा हुआ कि स्टार न्यूज़ और एनडीटीवी का सेपरेशन हुआ और ऐसे वॉकिंग इंटरव्यू देने गया मैं और मेरा सिलेक्शन हो गया. मैं किसी को नहीं जानता था, मैंने किसी से न फ़ोन कराया, कोई परिचय नहीं. अक्टूबर 2002 की बात है और अपॉइंटमेंट लेटर मुझे मिला सम टाइम, मुझे लगता है कि नवंबर दिसंबर में. ट्रेनिंग चालू हुई, 5 महीने वहाँ ट्रेनिंग होती रही. चैनल लॉन्च हुआ 31 मार्च 2003 की शाम. तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में फ्रॉम डे 1 टिल टुडे मेन स्ट्रीम मीडिया का ही हाथ पकड़े रखा और मैंने उसी में अपने जीवन का आनंद पाया. और आज मैं कह सकता हूं कि जैसे सुधीर भाई ने कहा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत प्यार है हम दोनों का, कि जिस वक्त तक उनको मज़ा आ रहा है 9 बजे का शो करने में, तब तक वो ये काम कर रहे हैं. मैंने भी अभी एपीजी में, आप एक दिन पहले गए थे, एक दिन बाद मैं गया था बच्चों के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में, तो मैंने ये बोला वहाँ पे कि चैनल चलाने में अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कोई तीसरी शक्ति मुझे सपोर्ट कर रही है. मैं आज सोचता हूँ कल हो जाता है. तो जब तक ये मज़ा आता रहेगा, ये चैनल चलता रहेगा. जिस दिन मुझे लगेगा कि इससे दुख मिल रहा है, तो मैं ये पैमाना मान के रखा है अपने जीवन में कि वो काम जो आपके जीवन में दुख उतारता हो या दुख लाता हो, इसका मतलब कि आप न अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, न समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, न अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं, न अपने दोस्तों के लिए अच्छा कर रहे हैं. अल्टीमेटली वी आर अ सोशल एनिमल. लेकिन मैंने जब शुरू किया तो एक वक्त था जब बहुत सारे कारपोरेट्स के लिए मैंने काम किए.
15 से लेके 2018 के बीच, तब मेरी हैसियत थी कि एक साथ में 5 चैनल लॉन्च कर सकता था। तब मेरी हिम्मत नहीं हुई। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, रोज साथ उठते बैठते हैं हम लोग। लेकिन सही में तब मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चैनल लॉन्च करूं। और जब मेरे पास पैसे एकदम नहीं थे, तब मैंने चैनल लॉन्च किया और 7 महीना पूरा करके दिखा दिया। Very good. We have the pleasure of having Sudhir here, and we can take 1 or 2 questions if अगर संक्षेप में हो, कोई टिप्पणी हो या प्रश्न हो। Anybody who has a question? The gentleman there, आप अपना नाम। राजीव रंजन। अरे राजीव, हाँ, राजीव एक पत्रकार रहे हैं और अब एंटरप्रेन्योर है। पत्रकार तो हैं, ये एक पर्सनल फाइनेंस पे एक पत्रिका और एक वेबसाइट चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सुधीर, आपने कहा कि विश्वसनीयता जो मेन लाइन मीडिया है, टेलीविज़न है, उसकी ज़्यादा है और डिजिटल या कहें कि यूट्यूब, फेसबुक, इन सब की कम है। आप ही का प्रोग्राम मैं अपने टीवी पर देखूं तो वो ज़्यादा विश्वसनीय है और अपने मोबाइल पर यूट्यूब पे देखूं वहाँ भी आता है, तो क्या वो कम विश्वसनीय हो जाता है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लेकिन जब आप मान लीजिए किसी एक बड़े चैनल की क्लिप को सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो यहाँ मेरा मतलब ये नहीं था कि किस माध्यम से आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। मेरा ये मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया से मेरे कहने का मतलब है कि मीडियम तो वही रहेगा। अगर आज आप टाइम्स ऑफ इंडिया का एक क्लिप मोबाइल पर देख रहे हैं या टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ रहे हैं, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ मेन स्ट्रीम मीडिया। मेरा जो कहने का अर्थ था वो ये था। वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, स्क्रीन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो आईपैड भी हो सकता है, वो मोबाइल भी हो सकता है, वो टीवी भी हो सकता है, बट द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। और प्रोडक्ट जब आप एक देखते हैं तो उस प्रोडक्ट में उसका जो ब्रांड नेम आता है उसके हिसाब से आप उसको जज करते हैं। आप CNN देख रहे हैं, BBC देख रहे हैं, फॉक्स न्यूज़ देख रहे हैं, आप स्टार स्पोर्ट्स देख रहे हैं, आप तो हर प्रोडक्ट जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट को लेकर एक छवि होती है, एक विश्वसनीयता होती है कि मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा और इसके ऊपर इस चीज़ का स्टैंप है। जैसे किसी भी मामले में आप कोई कार लेते हैं तो आपको लगता है कि ये कार जो है, ये इस कंपनी की कार है, अच्छी ही होगी। तो वो एक हमारा जो पूरा इंडस्ट्री है वो विश्वसनीयता के आधार पर टिकी हुई है, एक ही चीज़ पर, और उस विश्वसनीयता को ही तोड़ने की सबसे ज़्यादा कोशिश इस समय हो रही है, आप समझिए। और विश्वसनीयता अगर टूट गई तो मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, आप कोलैप्स कर जाओगे। And we are form neutral. I say, like in business world, I'm not in the business of magazines. I'm in the business of content and audiences. वो कैसे भी आए, digital पे आए, events में आए. Similarly for all. And today newspapers have started to do video content on their sites. Today, so I think we are form neutral. We are, independent of the format. It's about content. Varun bhai, आप कुछ कहना चाहते हैं? Can we get, and then we'll get either. We should get these hostesses some coffee, huh? It's on the house for you. सुधीर जी, मेरा 2 पॉइंट क्वेश्चन है। जो मैं समझता हूँ, इन आर इंडस्ट्री ये यूनिक इंडस्ट्री है जहाँ हम ही अपने आप को गाली देते हैं और फिर अगले दिन हम ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वो यूनिटी कब आएगी? दूसरा, जो डिजिटल आज सब बोल रहे हैं, सबसे बड़ा बीच उसमें गूगल और फेसबुक है। ये कब होगा कि हम कंटेंट अपना फ्री बांटना बंद करेंगे और कहेंगे आप पे करिए और तब हम आपको कंटेंट देंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज ही मैं सुबह किसी से बात कर रहा था इसके बारे में। देखिए, हमारे देश में सिनेमा और एंटरटेनमेंट जो कंटेंट है उसको हमने लॉक कर दिया है, वो लॉक हो चुका है। उससे आपको रेवेन्यू आता है और आपको ये पता है कि अगर मुझे बिग बॉस देखना है तो मुझे यहाँ जाना है, IPL देखना है तो यहाँ जाना है। That means the producers are investing money in that content और फिर उस मनी को से वो एक एक्सक्लूसिव कंटेंट बना के लॉक करके फिर आपको दे रहे हैं, एंड यू हैव टू अनलॉक विद मनी। ये तो एंटरटेनमेंट सिनेमा हो गया। फिर आपका आया स्पोर्ट्स भी 80%, क्रिकेट तो 100% लॉक्ड है, बाकी की चीज़ें भी जो हैं वो 80% लॉक्ड हैं, तो हमने स्पोर्ट्स को भी लॉक कर दिया। अब हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो अनलॉक्ड स्पेस है वो है न्यूज़ और करंट अफेयर्स का, जिसको हम फ्री मार्केट कहते हैं। अब जो हम लॉक करते हैं वो इसलिए लॉक कर पाते हैं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर मैंने आप देखने के लिए सिर्फ मेरे पास आएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट सिर्फ मेरे पास है। लेकिन न्यूज़ में अगर आप
एक पर्टिकुलर चैनल नहीं भी देखते तो आप दूसरा देख लेंगे, तीसरा देख लेंगे, चौथा देख लेंगे, क्योंकि सबके पास सेम प्रोडक्ट है, सबके पास सेम स्टोरी है। चंद्रयान आप यहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए, सीमा हैदर यहाँ भी है, वहाँ भी है, कहीं भी देख लीजिए। तो इसीलिए मैंने सीमा हैदर की बात देखते हुए मेरी तरफ क्यों देखने लगते हैं आप? मुझे तो उसकी चिंता हो रही है सुधीर भाई। तो जब तक हम, जो मैंने बात अपने स्पीच में भी कही, जब तक हम कंटेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और ऐसा कंटेंट तैयार नहीं करेंगे जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तब तक आप उसे लॉक नहीं कर पाएंगे। और इसका सिंपल फॉर्मूला हमारे सामने है, आप सब देख ही रहे हैं। बट उसमें बड़ी बात यह है कि अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया तो क्या आपकी सेल्स टीम उस इन्वेस्टमेंट को वापस ला पाएगी? आज के डेट में जवाब है नहीं। नहीं इसलिए है क्योंकि हम अभी भी पुराने बिजनेस मॉडल पर चलना चाहते हैं एंड वी डू नॉट वांट टू एक्सप्लोर न्यू ग्राउंड्स। तो आज अगर मीडिया को आप देखें, न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स को, तो ये 20 साल पुराना बीसीसीआई है। आपको याद है 20 साल पहले, 25 साल पहले बीसीसीआई कैसा था? टोटल जो पूरे साल का जो आपको राइट्स मिलते थे वो 500 करोड़ से भी कम में मिल जाते थे, पूरे राइट्स। और आज जब आईपीएल आया तो आईपीएल ने एक्चुअली उस पर काम किया और आज आईपीएल 42,000 करोड़, तो आप देख लीजिए कि उसको यही पोटेंशियल 500 करोड़ का और 42,000 करोड़ का ये न्यूज़ और करंट अफेयर्स में है। द ओनली थिंग इज दैट वी मस्ट हैव अ स्ट्रैटेजी, वी शुड प्लान, वी शुड इन्वेस्ट एंड क्रिएट एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज विच कुड बी लॉक्ड। आज हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कुछ लॉक कर सके, इसलिए हमारा पूरा जो कंटेंट है वो अनलॉक्ड पड़ा हुआ है। सुप्रियो प्रसाद जी और विवेक मल्होत्रा हैं, लॉक कर दीजिए कंटेंट। मेक इट अनुराग सर, सबसे पहले जन्मदिन की बधाई आपको। विवेक जी का जन्मदिन है। अच्छा, विवेक जी को भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तभी इन्होंने आज जनबा का आयोजन करवाया है। सुधीर सर के साथ काम करने का भी सौभाग्य मिला, सीखने का भी बहुत मौका मिला लंबा समय। मेरा सवाल आपसे ये भी बड़े गौर से सुन रहा था और वैसे भी सुनते रहे हैं आपको बहुत। आपने कहा डिजिटल, आप देख रहे हैं हम कि डिजिटल किस तरीके से परवान चढ़ रहा है। क्रेडिबिलिटी में आप जैसे चेहरों को, क्योंकि कई चेहरे आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई है इस स्पेस में, निश्चित तौर पर आप टीवी पर आते हैं, टीवी का अपना एक व्यूअरशिप है, लेकिन उसके बाद भी बहुत देर तक या फिर और ज़्यादा स्वच्छंदता से जिन बंदिशों को आप देखते हैं टेलीविज़न पर, बंदिश इन द सेंस कि अगर किसी की कोई विचारधारा है, कोई बात कहना चाहता है और खुले मन से कहना चाहता है, तो उसको सारे ऑडियंसेस का ध्यान में रखना पड़ता है कई बार जब टेलीविज़न पर होते हैं। आपको नहीं लगता कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके जैसा कोई क्रेडिबल चेहरा, कोई जिम्मेदार पत्रकार और ज़्यादा मुखर होकर अपनी बात को कह सकता है, यानी उसको और ज़्यादा कंज्यूम कर सकता है? कुल मिलाकर सवाल ये है कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? फेसेस ऑफ एनालॉग न्यूज़ टीवी गो इनटू डिजिटल, will the digital be more impactful? और आपके स्पेसिफिकली मैं आपके लिए वो तो जा ही रहे हैं, वो जो अनुराग जी कह रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन आपको लेकर मैं ज़रूर जानना चाहता हूँ और इंतज़ार भी करते हैं लोग कि आप क्यों नहीं आते। देखिए, डिजिटल इज़ अ वेरी लो कॉस्ट मॉडल। जब आप, मेरे से भी कई बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े नाम जो हैं डिजिटल पे जा चुके हैं, आप देखते भी हैं उनको, आपने सब्सक्राइब भी किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मैं पैसे की बात करूं तो जितना पैसा मैं कमाता हूं मुझसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं उनको, क्योंकि यूट्यूब पर उनके अच्छे व्यूज़ हैं। लेकिन वो व्यूज़ एक कॉस्ट पे आते हैं। वो व्यूज़ वो ये देखते हैं कि बाज़ार में लोग क्या सुनना चाहते हैं। या तो आप मान लीजिए, अगर मैं पॉलिटिकल सेंस में कहूँ तो सोचते हैं कि भाई अच्छा, एंटी मोदी, एंटी बीजेपी जो कंटेंट है उसका एक बहुत बड़ा स्पेस है, तो मैं यही करूँगा। या किसी एक बड़े आदमी को पकड़ लो और उसकी आलोचना कर दो तो आपको बहुत सारे लाइक्स मिल जाएंगे। लेकिन ये सब लो कॉस्ट मॉडल हैं जिसमें किसी के पास 2 लोगों की टीम है, किसी के पास 5 लोगों की टीम है, किसी के पास 10 लोगों की टीम है। अगर मुझसे आप कहें कि यूट्यूब पे क्रेडिबिलिटी कब आएगी किसी की, तो एक, अगर वो बहुत बड़ा चेहरा हो जिसकी अपनी खुद की विश्वसनीयता है, लेकिन उसको कम से कम 50 लोगों का न्यूज़ रूम बनाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो क्वालिटी मिलेगी जो क्वालिटी वो पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी चैनल में करता आया है। ये वाला जो मॉडल है ना, इसको मैं बोलता हूँ कॉटेज इंडस्ट्री। लघु उद्योग की तरह यूट्यूब जो है ना अभी खुल गए, घर घर में यूट्यूब का स्टूडियो है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? उसमें क्वालिटी कैसे आएगी? उसमें भी वही क्वालिटी कैसे आएगी जो मेन स्ट्रीम में आती है? वो तब आएगी व्हेन यू विल इन्वेस्ट इन योर ओन कंटेंट। तो आज यूट्यूबर्स की जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इतना स्केल इतना छोटा है उनका कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते।
और वो एक छोटे से एक कोने में अपना एक वीडियो बना लेते हैं। बनाना मतलब इट्स ओनली अ मोनोलॉग। भाई वो क्या आपको दिखा रहे हैं? एक मोनोलॉग। एक आदमी आता है, वो कुछ किसी के बारे में बताता है, 99% किसी को गाली दे रहा होता है, और आप देखते हैं, आप मज़ा लेते हैं। तो एक ज़माने में हम ऐसे बात किया करते थे कि हमारे जब पहले पुराना जो हमारा पिछली जो जनरेशन थी, जैसे नाई की दुकान पे जब आप जाते थे तो वहाँ सारा गॉसिप होता था। मैं नहीं जाता हूँ नाई की दुकान पे, इसलिए आपको जाना चाहिए अब। या आप चाय की दुकान पे गए, एक गॉसिप है, और वो गॉसिप आप सुनते हैं, आपको मज़ा आता है, अड़ोस पड़ोस में किसके यहाँ क्या हो रहा है, और गॉसिप हमेशा नेगेटिव होता है, तारीफ में तो होता नहीं है। सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली बिकम अ सेंटर ऑफ दैट। कॉलेज में, स्कूल में हम जाते थे, किसी की कुछ बदनामी करनी होती थी तो दीवार पे जाके कुछ लिख देते थे, आपने देखा होगा। किसी के भी बारे में कुछ दीवार पे लिख दिया, टॉयलेट में जाके कुछ लिख दिया। सोशल मीडिया क्या है? यही है। चलिए, You know, I think we have the next panel. I think मेहराज, आपका लास्ट क्वेश्चन है। All right, my honor. सुधीर नमस्ते, मेहराज है। मेहराज एंकर रह चुके हैं और फिर बिजनेस साइड पे आ गए। Yeah, we have worked together. We have worked together, and that's why, you know, maybe I know the answer partially, but I want to hear more from you, because I think you are, I mean, the best storyteller that Noida Film City has. Thank you. The news industry has. Definitely, I would say. Then I keep saying this to people. You are a best storyteller. I want to hear your conviction about non-political stories, because I have seen people talking about this political story, that political story, and suddenly I'll switch to your show, and you are perhaps talking about food marketing or health regime story. क्या हम as a news industry बहुत obsessed हैं political news से? What is your conviction? जो आप कहते हैं कि viewers आपको बताते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, क्या आपको लगता है as an industry we are obsessed with political? Sudhir talked about it in his inaugural address, that how he goes beyond Yeah. politics. So, We should do anything more more than you want to add? non-political. बिल्कुल। Let him answer. नहीं, देखिए, हमारी जो मीडिया न्यूज़ को हमने मान लिया है कि न्यूज़ इज़ ओनली अबाउट पॉलिटिक्स, न्यूज़ इज़ ओनली अबाउट इलेक्शंस, न्यूज़ इज़ ओनली अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स मेकिंग एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। तो पहले वो होगा, फिर हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे, फिर एक कहानी बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक पॉलिटिकल रिएक्शन होगा। आप आज भी देखिए कि आज हमारी जो भी बड़ी खबर हो, चाहे वो कैसी भी हो, चंद्रयान 3 भी हो, उस पर भी एक पॉलिटिकल रिएक्शन की खबर ज़रूर बनती है। चंद्रयान 3 पर कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, और फिर वो आते हैं और फिर कहते हैं हाँ जो भी होता है। बट हम हर चीज़ को पॉलिटिक्स की नज़र से देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है। हम कभी ये नहीं देखते कि इसका जनता का इसमें क्या रिएक्शन है। तो जब 2014 में हमने DNA शुरू किया था, और जब मैंने ये फॉर्मेट बनाया था अपनी टीम को, तो हमारी सबसे पहले जो विरोध हुआ वो सेल्स टीम से हुआ कि ये तो इसको कोई नहीं देखेगा। फिर शुरू के 4-5 एपिसोड गए तो हमारी सेल्स टीम ने कहा कि ये बिल्कुल इट लुक्स लाइक ए रेडियो शो, जिसमें बस रेडियो की तरह चलता जा रहा है, कुछ ग्राफिक्स आ जाते हैं, कुछ आ जाता है। बट अच्छी बात ये थी कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आप सोशल इश्यूज़ को लेकर आ सकते हैं, आप हेल्थ लेकर आ सकते हैं, एजुकेशन लेकर आ सकते हैं। जब आप ट्विटर पर जाते हैं तो आपको सिर्फ पॉलिटिकल कंटेंट मिलता है, पर जब आप फेसबुक पर जाते हैं, आप देखिए आपके पास फेसबुक पर कैसे क्लिप्स आते हैं, वो नॉन पॉलिटिकल होते हैं। वो कहीं होता है कि वज़न कैसे कम करना है, फिर आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कहीं होता है कि अगर आपके बाल नहीं है तो आपको बाल कैसे उग सकते हैं आपके। अब मेरे जीवन वाला में शो मैं देखूंगा। अगर मेरे जीवन में बाल नहीं है, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वही है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ जो मुझे कोई नहीं बता रहा है। अगर मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा वही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो, न्यूज़ विच यू कैन यूज़। न्यूज़ की कितनी डेफिनेशन है? न्यूज़ इज़ लाइक लव हर एक आदमी का अलग डेफिनेशन है, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि न्यूज़ अगर ऐसी हो जो कि यूज़ हो सके आपके लाइफ में, और आप उस न्यूज़ क्लिप को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और अपने फेसबुक पर और अपने इंस्टाग्राम पर अगर शेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूज़ आपकी फैमिली तक पहुंची है, उसने आपकी लाइफ को टच किया है। और यही मेरी कोशिश होती है, मुझे ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करना। Thank you. We have other diggaj. We have lots of big anchors and editors lined up after, and promoters lined up after Sudhir Chaudhary. Please give Sudhir ji a big round of applause. You can. Thank you tweet, so he'll much. Respond, and we want to keep to the time. I just want to take this opportunity. I have your attention that we have the INBA in the evening at 6 p.m. Our jury chair and co-chairs will be here. We also on 1st September at IIC have our Samachar for Media Hindi Patrakarita 40 under 40 सेमिनार हॉल 1, 2, 3 में 10 से 7 तक गोष्ठी है।
7 से 9 अवार्ड्स हैं, दूसरा संस्मरण है. And I also want to announce the dates for next year. Next year is the election year, so we'll do INBA ahead. We launched the INBA entries on 15 November, closed the entries on 15 Jan, 3rd February Saturday jury meet, and 18th February Sunday is the award. So I just want to take this opportunity to announce that. And I also, in my view, building on what Sudhir said and what I hear from people, Sayyed ji abhi yahin the, pata nahi kahan bahar chale gaye. I saw Anjana ji. 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो एनवायरनमेंट का, एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है, हमें साल में बात करनी चाहिए, वहाँ बहुत काम बाकी है. दूसरा मेंटल हेल्थ ऑफ यंग पीपल एंड ओवरऑल द मेंटल हेल्थ एपिडेमिक दैट इज एनगल्फिंग इंडिया. एंड थर्ड इज सक्सेस स्टोरीज, you know, inspirational content of people who are literally who achieved a lot against odds. I think these kind of content equally have that kind of traction. And people who are doing this kind of content on any format are getting traction. So I just want to leave with that piece. Give Mr. Sudhir Chaudhary a big round of applause. And I hope the media industry and media industry leaders follow your lead of supporting each other and cheering for each other. Thank you, Anurag. And on your birthday, I wish you more and more hair and less weight.